लकी और डिम्पल के बीच में कपड़ों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डिम्पल को लग रहा था कि आज उसके दो फायदे एक साथ होने वाले थे। पहला तो ये कि वो लकी को उसकी नई गर्लफ्रेंड के सामने नीचा दिखाने वाली थी, और दूसरा ये कि आज इसी बहाने उसे ढेर सारे नए कपड़े मिलने वाले थे। जैसे ही शर्त की शुरुआत हुई, डिम्पल ने सबसे पहले अपने लिए एक 5,500 रुपए की ड्रेस पैक करवा ली थी। लकी ने पहले उसकी ड्रेस को देखा और फिर एक सफेद ड्रेस की ओर गणेश का ध्यान दिलवाते हुए बोला, उस सफेद रंग वाले ड्रेस को पैक कर देना। लकी ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन डिम्पल उसके ऊपर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए थी। जैसे ही लकी ने उस ड्रेस की तरफ उंगली रखी, सबसे पहले डिम्पल उसका रेट देखने के लिए भागी और उसने देखा कि वो ड्रेस डिम्पल की ड्रेस से 300 रुपए ज्यादा महंगी थी। वो पहले ही दाव हार गई थी और इसी वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपनी नजर एक जीन्स की ओर घुमाई और उसे देखते हुए बोली, मेरे लिए ये वाली जीन्स पैक कर दो। गणेश ने देखा वो अकेली जीन्स ही 3,000 रुपए की थी। अब ऐसे में अगर लकी चाहता तो एक बार में ही पूरा स्टोर खरीदकर डिम्पल और राहुल के चेहरे की 12 बजा सकता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर डिम्पल उसके साथ खेल खेलना चाहती थी तो फिर क्यों ना वो भी इस खेल को जारी रखे। इसलिए लकी ने उसी के पास रखी एक और दूसरी जीन्स की ओर इशारा किया और बोला, मेरे लिए इसके पास वाली पैक कर दो। लकी की पसंद डिम्पल की पसंद से ज्यादा अच्छी भी थी और महंगी भी थी। जो जीन्स उसने अभी चुनी थी उसकी कीमत डिम्पल की जीन्स से 100 रुपए ज्यादा थी। डिम्पल ने उसका प्राइस टैग देखा तो उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और उसकी सांसें फूल रही थी। उसने एक दो पल के लिए इधर उधर देखा और फिर एक ड्रेस की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे लिए गुलाबी वाली पैक कर दो। लकी ने फिर शांति से कहा, मेरे लिए वो हरी वाली पैक करना। मेरे लिए वो सूट निकालो। मेरे लिए वो वन पीस। ऐसा करते करते उन दोनों ने ही 6-7 अलग तरह की ड्रेस खरीद ली थी। डिम्पल को लकी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चेहरे पर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लेकिन इस वक्त डिम्पल से ज्यादा गुस्सा अगर किसी के चेहरे पर था तो वो था राहुल। डिम्पल ने पहले ही 20,000 से ज्यादा के कपड़े ले लिए थे। राहुल यहाँ उसे 4 से 5,000 में निपटाने के लिए आया था, लेकिन डिम्पल ने उसकी जेब का भार 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। राहुल को सच में उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी की अभी डिम्पल को यहीं छोड़कर स्टोर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो डिम्पल को रोक भी नहीं सकता था। डिम्पल बेशर्मों की तरह कपड़े निकलवाए जा रही थी और वो था कि उसकी आंखों में कोई शर्म ही नहीं थी। मेरे पास और पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक इसी वक्त लकी ने सीधा अपने आप को हारा हुआ मान लिया और खेल को बीच में ही छोड़ दिया। जैसे ही लकी ने अपनी हार मानी, उधर राहुल के भी दिल को ठंडक पहुंच गई। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। अगर लकी 1 या 2 कदम आगे बढ़ जाता तो राहुल खुद ही डिम्पल से कह देता कि बस बहुत हो गया, अब उसे हार मान लेनी चाहिए। हाँ, बस निकल गई हवा लकी लाल की। मैंने बोला था ना, मुझसे पंगा मत लो। मेरे बॉयफ्रेंड के आगे टिकने की तुमने सोच भी कैसे ली? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि जब तुम हारने ही वाले थे तो तुमने अपना इतना नुकसान क्यों करवा लिया। डिम्पल का चेहरा जीत के गर्व से फूल गया था। उसे लग रहा था कि वो महारानी हो गई थी। हाँ, मैं इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। लकी ने डिम्पल से धीमी सी आवाज में कहा। उसे लग रहा था कि डिम्पल अब राहुल की बीवी की तरह बर्ताव कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 1.5 लाख की लॉटरी लग गई है, इसका मतलब ये मत समझो कि तुम कोई बहुत बड़े तोप हो या रईसजादे हो। तुम मेरे सामने हमेशा से छोटे थे और छोटे ही रहोगे, समझे ना? राहुल ने भी लकी को सुनाते हुए कहा। अभी एक पल पहले तो वो उसके आगे हाथ जोड़ने की सोच रहा था और अभी वो उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था। राहुल अभी तक तो लकी से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के बाद वो गणेश की ओर घूमा और बोला, आज हमने यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए से ज्यादा के कपड़े खरीदे हैं। भले ही तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं है। ऐसे में आज अकेले ही एक कस्टमर ने तुम्हारे पूरे दिन का सेल टारगेट पूरा करवा दिया है। तो क्या तुम अपने बॉस को नहीं बोलोगे कि वो इधर आकर हमसे मिले? इतना तो हक बनता है ना, हम कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं। राहुल ने कहा और डिम्पल की ओर देखने लगा।
जैसे ही गणेश ने राहुल के मुंह से ये बात सुनी, उसके तो कान ही खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल को ये बात कैसे समझाए कि वो जिससे लड़ रहा था वो उस दुकान का मालिक ही तो था। गणेश ने लकी की ओर देखा और उसे इशारे से बुलाने के लिए कहा, लेकिन इधर लकी ने ना में गर्दन हिलाकर उससे मिलने से मना कर दिया। गणेश उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और राहुल से बोला, सॉरी सर, लेकिन आज हमारे सर यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। राहुल सच में उस स्टोर के बॉस से मिलना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उस स्टोर का बॉस खुद आकर उससे मिले और उससे थैंक यू बोले, लेकिन अब क्योंकि वो बाहर गया हुआ था इसलिए राहुल को ऐसा लग रहा था कि 30,000 के कपड़े खरीदने के बाद भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इधर राधिका को भी मन ही मन काफी बुरा महसूस हो रहा था। लकी ने गुस्से में उसके लिए इतने सारे कपड़े खरीद लिए थे। उसका मन तो कर रहा था कि वो खुद गणेश के सामने जाकर उससे हाथ जोड़कर ये कहे कि उससे गलती हो गई और वो इन सब में एक भी कपड़ा नहीं खरीदना चाहती है, लेकिन वो सीधे गणेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो खुद लकी के पास गई और उससे ये बात कही। अरे तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, लकी ने कहा और फिर गणेश से बात करने के लिए आगे चला गया। गणेश ने भी उसकी बात मान ली और उसके सारे कपड़े वापस ले लिए। राधिका ये देखते ही मारे खुशी से उछल पड़ी थी। उसके पास अब सिर्फ एक ही ड्रेस रह गई थी और बाकी सारी उसने वापस करवा दी थी, लेकिन लकी का दिल राधिका की खुशी देखकर बैठ गया था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो राधिका को सारे के सारे कपड़े दिलवा दे। इसके बाद लकी ने राधिका से कहा कि वो जाकर कपड़े बदल ले। जैसे ही राधिका फिर से चेंजिंग रूम में गई, गणेश तुरंत भागकर लकी के पास गया और खुश होते हुए बोला, बॉस आपकी मार्केटिंग स्किल तो कमाल की है। आज ये जो दोनों अभी आए हुए थे, इस पूरे वीक में इन दोनों ने ही हमारे स्टोर से सबसे ज्यादा शॉपिंग की है। ऐसी बात है? लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे तो लग रहा था कि वो डिंपल के साथ सच में कंपटीशन कर रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि गणेश उसे उसके मार्केटिंग स्किल की तरह देख रहा था। अगली बार वो लोग जब भी कुछ खरीदने आए ना तो उन्हें 8% का डिस्काउंट दे देना, लकी ने गणेश से कहा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका ये खेल डिंपल का नुकसान नहीं बल्कि उसकी कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट करवा देगा। लकी को इस चीज का बुरा लग रहा था। उसने ये सब इसलिए नहीं किया था ताकि उसकी कंपनी को इससे फायदा हो। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत है? भले ही आज उन लोगों ने हमारे यहाँ से काफी शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि आगे ये लोग इतनी सारी शॉपिंग कर भी पाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने अपनी 7वीं ड्रेस उठाई थी ना, उसके बाद मैंने देखा कि उसके साथ वाले लड़के के माथे पर ना पसीना आ गया था, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था सर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन जैसे लोगों के ऊपर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना चाहिए, गणेश ने कहा और उसकी बात वाजिब भी थी। वो अपनी नजर में सिर्फ इस स्टोर का भला देख रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लड़की कौन थी और लकी का उससे क्या रिश्ता था। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो तुम, लकी ने गणेश को घूरते हुए देखा और कहा, ठीक है सर। गणेश के पास अपने बॉस की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। उसने लकी की ओर देखा और बोला, वैसे सर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया क्यों नहीं कि आप इस स्टोर के मालिक हो? अगर उन्हें मालूम चल जाता तो हमें ये कपड़े वापस नहीं लेने पड़ते ना, गणेश ने कहा और लकी ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ जैसी बात मत करो, जाओ और चुपचाप अपना काम करो, लकी ने उसे झाड़ लगाते हुए कहा। वैसे भी उसका रिश्ता राधिका के साथ अभी अभी तो अच्छा हुआ था और वो उसे अपनी असलियत बताकर इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। जब सही वक्त आता तब लकी खुद उसके सामने सारा सच बता देता। जब लकी और गणेश ये सब बात कर रहे थे तब तक राधिका अपने कपड़े बदल चुकी थी। उसने वही नीली रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो लकी ने अभी उसके लिए खरीदी थी। उस ड्रेस में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लकी ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर उसने अपने कपड़ों में अपना हाथ साफ किया और राधिका की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे झुकाया और राधिका से बोला, मोहतरमा, क्या मैं आपके साथ डांस करने का एक मौका पा सकता हूँ? राधिका ने जैसे ही लकी को सबके सामने ये कहते सुना तो उसके होश उड़ गए। वो शर्मा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी उससे कुछ ऐसा बोलने वाला था। राधिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और अपना कोमल हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ाते हुए बोली, ठीक है,
आपको ये मौका ना जरूर मिलेगा। इस वक्त राधिका को ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़े कद की लड़की थी। उसे आज तक कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था जैसा लकी उसे करवा रहा था। उसका दिल लकी की दिशा में और भी ज्यादा झुक गया था। इधर लकी ने राधिका का हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन वो उसके साथ डांस करने के लिए नहीं गया, बल्कि उसे अपने साथ उस स्टोर से बाहर ले गया। इधर गणेश भी ये देखकर चकमा खा गया था। उसके होश उड़ गए थे। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े स्टोर से बाहर निकले, गणेश ने उन दोनों को देखा और बोला, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये दोनों। इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। इधर मॉल के बाहर आने के बाद लकी फिर से कॉलेज जाने के लिए ऑटो बुक करना चाह रहा था, लेकिन राधिका ने कहा कि वो बस से वापस जाने में कंफर्टेबल थी। लकी पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन राधिका के मनाने के बाद वो मान गया। दोनों बस में चढ़े और सबसे पीछे जाकर बैठ गए। जब तक वो बस में बैठे थे तब तक लकी ने राधिका का हाथ उसी तरह से पकड़ा हुआ था जिस तरह से उसने स्टोर में पकड़ रखा था। बाहर खिड़की से आती हवा राधिका के बालों को उड़ा रही थी। लकी का मन यही चाह रहा था कि ये बस चलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। बस को एक जगह तो कहीं रुकना ही था। तो एक जगह बस रुकी और दोनों बस से नीचे उतर गए। जैसे ही वो नीचे आए, लकी राधिका से उनके नए घर में जाने के बारे में बात करने लगा। ठीक इसी वक्त उसे उसके घर से काशीनाथ का फोन आया। लकी ने पहले तो राधिका को देखा और फिर उसकी नजर से बचने के लिए थोड़ा सा दूर जाकर फोन उठा लिया। लकी बाबा, ट्री फ्लावर रेस्टोरेंट में फैमिली का एक इवेंट हो रहा है। ये आपके कॉलेज के पास ही और आपका कॉलेज ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। आपको वहां जाना है, ठीक है ना? काशीनाथ ने उधर से कहा। लकी का मन किसी भी इवेंट में जाने का नहीं था, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं काशीनाथ जी, मैं कहाँ जा पाऊंगा। मुझे थोड़ा सा काम है, एक असाइनमेंट पूरा करना है, तो रहने देते हैं ना। लकी ने बहाना बनाते हुए कहा और फिर राधिका की ओर देखने लगा। वो इस वक्त सिर्फ राधिका के साथ वक्त गुजारना चाहता था। नहीं लकी बाबा, कोई बहानेबाजी नहीं, आपको जाना पड़ेगा। ये इवेंट भी आपके टेस्ट का एक हिस्सा है। अगर आप वहां जाकर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, तो आप इसमें फेल हो जाओगे और फिर इसके परिणाम के लिए आप आगे तैयार हो जाएं। बहुत भारी पड़ने वाला है। काशीनाथ जी ने लकी को समझाते हुए कहा। हाँ लेकिन काशीनाथ जी, फैमिली का टेस्ट तो मैं पहले पास कर चुका हूँ ना। लकी ने काशीनाथ जी से पूछा। हाँ आपकी बात तो ठीक है, आपने टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरह से ऐसे ही छोड़ दिया जाए आजाद। आपकी ग्रोथ आगे भी इसी तरह से होती रहे, इसके लिए बीच बीच में आपके साथ ऐसे ही कुछ एक टेस्ट होते रहेंगे। अगर इन टेस्ट में आपका स्कोर खराब रहता है तो फिर आपको कुछ सजा भी मिलेगी। ये आपका पहला टेस्ट है, इसलिए लकी बाबा आप इसमें जाने के लिए मना मत कीजिए और जल्दी से चले जाइए। काशीनाथ जी ने लकी को समझाते हुए कहा। ठीक है, जाता हूं मैं और पार्टिसिपेट भी करता हूं। लकी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे अपने परिवार के ऊपर हंसी आ रही थी। इतने सालों तक इतनी परीक्षा लेने के बाद भी अब उन्हें और परीक्षा लेनी थी। ये किसी तरह की चालबाजी तो नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो जानबूझकर लकी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब लकी उस परीक्षा में जा तो रहा था, लेकिन उसके परिणाम क्या आने वाले थे। लकी ने कुछ देर के लिए तो अपने परिवार को कोसा, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो भारत के सबसे बड़े परिवारों में से एक का बेटा था और इसलिए उसका परिवार उसे इतनी आसानी से घर का कारोबार तो संभालने देने वाला नहीं था। जिस तरह से उसका परिवार काम करता था, वो तरीका लकी को अच्छे से समझ में आता था। उसका परिवार पिछले 100 सालों से इस देश के बिजनेस में लगा हुआ था और उस सफलता के पीछे का राज ये परीक्षा ही थी और कुछ नहीं। लकी ने अपना फोन रखा और राधिका के पास आते हुए बोला, राधिका, क्या तुम मेरे साथ ट्री फ्लावर रेस्टोरेंट चलोगी? लकी को भले ही परीक्षा के लिए जाना था, लेकिन वो राधिका से एक पल के लिए भी अब अलग नहीं रहना चाहता था। वो जहां जा रहा था वहां वो उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा था। इसके अलावा आज राधिका ने इतनी सुंदर ड्रेस भी पहनी हुई थी, इसलिए लकी सब लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसा करने से राधिका का ही कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला था। इससे पहले कि राधिका की तरफ से हाँ या ना होता, लकी उसे अपने साथ खींच कर ले गया और दोनों ट्री फ्लावर रेस्टोरेंट जा पहुंचे। वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी जहां पर ART से रिलेटेड चीजें हुआ करती थी।
जब वो जगह खाली रहती थी और वहां पर कुछ नहीं होता तो वो लोग कॉलेज वालों से बुलाकर कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लिया करते थे। अब आज जब लकी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मेन हॉल के अंदर एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था और उस स्टेज के आसपास बहुत सारी फूलों की टोकरियां और रिबन्स लगे हुए थे। मेहमानों के बैठने के लिए वहां पर कुर्सियों का इंतजाम भी किया गया था और कुर्सियों की 10 कतारें लगाई गई थी। लकी और राधिका सबसे आखिरी वाले कतार में जाकर बैठ गए। वहां पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे और जैसे ही राधिका उस हॉल में दाखिल हुई, एक पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग राधिका को ही देख रहे थे और आपस में एक दूसरे के कान में कुछ कहे जा रहे थे। ये लड़की तो काफी खूबसूरत लग रही है यार, जरूर किसी अमीर बाप की बेटी होगी यार। इसकी नजाकत तो देख, इसके पहनने की वजह से ड्रेस की खूबसूरती बढ़ गई है। अरे यार ये कोई आर्टिस्ट है क्या? अगर ये स्टेज पर आ गई तो बेचारी तनीषा का क्या होगा यार। लेकिन ये गरीब या फटीचर इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये दोनों एक साथ क्यों चल रहे हैं? हटाओ इसको इसके पास से। हो सकता है उसका ड्राइवर हो यार, बेचारी काफी गॉर्जियस किस्म की होगी, इसलिए तो उसे अपने साथ लेकर आई होगी। सब लोग राधिका के बारे में ही बात किए जा रहे थे। राधिका कुछ लोगों की बात को सुन पा रही थी और कुछ को नहीं सुन पा रही थी। पूरी महफिल में सिर्फ उसके आ जाने भर से रौनक आ गई थी और जब वो लकी के साथ जाकर सबसे पीछे बैठ गई तो बहुत से लोगों के दिल टूट गए और बहुत से लोग पीछे पलट पलट कर उसे देख रहे थे। लकी जब उन सब लोगों की नजरों को राधिका के ऊपर जमा हुआ देख रहा था तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो भी जाकर राधिका की नजर उतार ले। अरे तुम राधिका, ये सच में तुम हो? एक लड़की ने राधिका के पास आकर खड़े होते हुए कहा। जैसे ही उसने राधिका को पहचाना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो राधिका ऐसे रूप में भी आ सकती है। अरे चारू, तू भी इधर आई है? राधिका ने चारू को देखते हुए कहा। राधिका और चारू दोनों ही एक गांव से थे और दोनों यहाँ एक साथ पढ़ने के लिए आए थे। वैसे तो दोनों की हालत में कोई खासा फर्क नहीं था, लेकिन राधिका के घर पर सिर्फ वो और उसकी माँ ही रहती थी। चारू तो राधिका को देखकर चौंकी गई थी। वो राधिका की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ थी और वो जानती थी कि राधिका इतने महंगे कपड़े तो खरीद नहीं सकती थी। जिस तरह की वो ड्रेस थी, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी ऐसी वैसी जगह से खरीदी गई थी। फिर जब चारू की नजर राधिका के बगल में रखे गए उस पेपर बैग पर गई जिसमें राधिका ने अपने पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो चारू ने उस बैग पर उस शोरूम का नाम पढ़ते हुए कहा, ये ड्रेस तो इस शोरूम से लेकर आई है? हाँ, क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है? राधिका ने चारू से मजाकिया लहजे में पूछा। आज वो काफी खुश नजर आ रही थी। वो चारू से भी बहुत महीने बाद मिल रही थी, लेकिन वो जिस तरह उससे बात कर रही थी उससे चारू भी समझ गई थी कि आज राधिका काफी खुश थी। वैसे राधिका और चारू की कोई खास दोस्ती नहीं थी। राधिका को चारू का स्वभाव कुछ खास समझ में नहीं आता था। वो अभी भी उसे देखकर इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि चारू जब उसके कपड़े को देख रही थी तो उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। खुशी के मारे आज राधिका उसके सामने कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ अपनी खुशी बांट रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि चारू उसके शब्दों का बहुत ही उल्टा अर्थ लगा रही थी। चारू को लग रहा था कि राधिका जितनी महंगी ड्रेस पहनकर उसके सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी। वो अब तक तो राधिका को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद उसने तो उसे अपना दोस्त मानना ही बंद कर दिया था। उसके दिल पर राधिका के कहे शब्द चुभ रहे थे। एक महंगी ड्रेस क्या खरीद ली? अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है। अगर हम दोनों एक ही गांव से नहीं होते ना, तो मैं तो कभी इसे भाव ही नहीं देती। चारू ने अपने मन ही मन अपने आप से कहा। फिर चारू ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी हंसी को ओढ़ा और बोली, वैसे ये ड्रेस तुमने खरीदी है, मतलब तुमने खुद खरीदी है? नहीं, मैं कहाँ से खरीद पाऊंगी, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट में दी है। राधिका ने जब चारू को बताया कि असल में लकी ने उसके लिए ड्रेस खरीदी थी, तो वो थोड़ा सा शर्मा गई और उसे झिझक भी हो रही थी। इधर चारू को लग रहा था कि राधिका ने ये नया खेल शुरू कर दिया था। वो किसी अमीर बाप के बेटे को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने जरूर उस लड़के को रिझाया होगा, तभी उसने राधिका को इतनी महंगी ड्रेस ला कर दे दी। चारू ने अपने आप से कहा। चारू की आंख में एक तरह का गुस्सा तैर गया था।
अच्छा, क्या बात है। वैसे है कहाँ वो? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी नहीं? चारू ने अपने मन की इच्छा को छुपाते हुए राधिका से कहा। चारू खुद भी उस लड़के से मिलना चाहती थी, जिसके पास इतने पैसे थे कि वो राधिका जैसी लड़की को गिफ्ट दिला सके। उसे लग रहा था कि अगर राधिका उसे फंसा सकती थी तो वो फिर खुद क्यों नहीं। अच्छा, तुम उससे मिलना चाहती हो? ये लो, यही तो रहा, मिल लो, राधिका ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। लकी राधिका के पास वाली कुर्सी पर ही बैठा था। जैसे ही राधिका ने लकी की ओर देखा, उसके तन बदन में छुरछुरी सी दौड़ आई। उसे लग रहा था कि वो चारू को अपने दोस्त से नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा रही थी। चारू उसे देखकर चौंक गई थी। उसने लकी को पहले ही देख लिया था। वो दोनों जब ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे तो लकी भी वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि लकी जैसा लड़का उसके लिए कपड़े खरीद कर लेकर आया था। लकी उसके लिए इतनी महंगी ड्रेस कैसे लेकर आ सकता था, जबकि लकी तो खुद उसके जैसा ही दिखता था। उसमें और राधिका में कोई खास फर्क नहीं था। ऐसे में क्या वो उस ड्रेस को सच में खरीद कर लेकर आया था? जब चारू के दिमाग में कई सारे सवाल इधर उधर उड़े जा रहे थे तो राधिका ने लकी और चारू का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया। हेलो, मैं राधिका का दोस्त हूँ, लकी। लकी ने चारू से शालीनता के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, एक्चुअली मैं और राधिका एक ही गांव से हैं। चारू ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। असल में वो लकी से बात नहीं करना चाह रही थी। उसे लकी से बात करने में घिन आ रही थी। जिस तरह से उसने खुद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद वो क्या, कोई भी लड़की लकी से बात करना पसंद नहीं करती। लेकिन चारू को लकी के बैकग्राउंड के बारे में अभी भी कुछ मालूम नहीं था। उसने राधिका को ड्रेस दिलवाई थी। ऐसे में अगर वो कोई अमीर आदमी निकलता तो बाद में चारू को बहुत पछतावा होता, इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी। लकी, तुम्हारा परिवार क्या करता है? चारू ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी लकी के बारे में सारी जानकारी निकालकर उसकी गहराई नाप लेना चाहती थी। लकी ने तो सोचा भी नहीं था कि अगर कोई ये सवाल उससे पूछ रहा था तो उसका जवाब उसे क्या देना चाहिए। अगर वो सच बता देता तो मुसीबत हो जाती, लेकिन झूठ में वो क्या बोलता? उसने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। लकी जवाब के लिए इधर उधर देखकर अपनी बगल झांक रहा था कि इतने में पीछे से किसी की गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। चारू, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों उससे बात करके अपना टाइम खराब कर रही है? जैसे ही लकी ने यह आवाज सुनी, उसके तुरंत बाद उसने देखा कि एक लंबा सा लड़का चारू के पास आकर खड़ा हो गया था। उसके गले में सोने की एक चैन थी और उसने काला चश्मा लगा रखा था। जैसे ही वो चारू के पास आया, उसने उसकी कमर में हाथ डाल लिया और चारू को अपनी ओर खींच लिया। लकी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी नजर हल्की सी पैनी हो गई। ये लड़का जिसने इस तरह से चारू के कमर में हाथ डाली थी, वो कोई और नहीं बल्कि आकाश था। जिस दिन अंजलि का लाइफ चल रहा था, उस दिन इसी लड़के ने बहुत सारे गिफ्ट भेजकर अंजलि को इम्प्रेस किया था और फिर उसकी चैट रूम का एडमिन बनकर उसने गर्वित को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया था। फिर इसी लड़के को सबक सिखाने के लिए लकी ने अंजलि को 5 चांद भेज दिए थे। डार्लिंग, आपको आने में देर कैसे लग गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, चारू ने कहा और फिर उसने लकी की ओर देखते हुए आकाश से पूछा, वैसे आप इस लड़की को कैसे जानते हो? हाँ भाई, इसको क्यों नहीं जानूंगा, यही तो मुगलों की लुटी हुई सल्तनत का आखिरी बादशाह था। सल्तनत चली गई, इसे यहीं छोड़ दिया गया। मैं इसके बारे में अक्सर तुम्हें बताता रहता हूँ ना, यही क्लास का सबसे अमीर आदमी है, दिल से अमीर, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। सब लोग इसे फटे दिल आशिक के नाम से जानते हैं। आकाश ने बहुत ही भद्दी जबान में लकी का परिचय देते हुए कहा, अच्छा, ये वही है क्या जो 400-500 रुपए में ही अपना पूरा महीना निकाल देता है? ये वही है ना जो पढ़ने के अलावा इधर उधर की बहुत सारी जगहों पर ढेर सारा काम करता है, फिर चाहे वो कैसे भी काम हो? क्या ये सच है कि आप इसे पैसे देकर इससे कोई भी काम करवा सकते हो? जब तक आप इसको पैसे देते रहोगे तब तक ये पूछेगा भी नहीं कि आप जो करवा रहे हो क्यों करवा रहे हो। चारू ने हंसते हुए कहा। लकी के बारे में उसने जो आकाश के मुंह से सुना, उससे सुनने के बाद और आज लकी से ऐसे आमने सामने मिलने के बाद चारू की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारू ने उसके कपड़े की ओर उंगली उठाई और हंसते हुए बोली, ये राधिका को ना कपड़े दिलवाने ले गया था। अरे एक बार इसके खुद की कपड़े की हालत तो देखो, भिखारी लग रहा है, भिखारी। चारू ने कहा और हंसते हंसते लोटपोट हो गई।
हाँ तो ये वही तो है। अभी मैंने किसी से सुना था कि 2-3 दिन पहले ये किसी बड़े से होटल के सामने खड़े होकर लोगों से 10-10 रुपए मांग रहा था। अरे यार शिट, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर लोगों से भीख कैसे मांग सकते हो। आकाश ने आग में और घी डालने का काम करते हुए कहा, लकी, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम्हें मेंटल एजाइलम जाने की सख्त जरूरत है। अरे यार, तुम्हारे खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम हो कि लड़कियों को इतने महंगे कपड़े दिलवाने के लिए ले जा रहे हो। हद करते हो यार, आकाश ने कहा और लकी की ओर हीन भावना से देखने लगा। अच्छा ऐसी बात है। अचानक चारू का दिल खुशी से भर आया। उसे लकी के बारे में ये सब जानकर और सुनकर काफी खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि राधिका जिसे कोई बहुत अमीर आदमी समझ रही थी, वो तो एक नंबर का फटीचर था। और उसके साथ ही चारू के लिए भी ये खतरा टल गया कि राधिका सच में किसी अमीर आदमी के साथ घूम रही थी। राधिका तू सुन रही है ना आकाश क्या कह रहा है? इसकी बात से साफ पता चल रहा है कि इस लड़के ने तुझे जो ड्रेस दिलाई है ना, वो अपने पैसों से नहीं बल्कि चोरी के पैसों से दिलवाई है। और तुम ऐसे आदमी के साथ उठ बैठ रही हो, घूम फिर रही हो। अरे जो आदमी तुम्हें खुश करने के लिए चोरी की ड्रेस दिला सकता है, कल को खुद को खुश करने के लिए तुम्हें भी बेच सकता है ना। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी जेब में पैसे नहीं होते, क्योंकि पैसा नहीं है इसका मतलब इंसान के अंदर दिमाग ही नहीं है। जरा सोचो, अगर इस सब के बारे में गांव में तुम्हारी माँ को पता चला तो? चारू ने राधिका के मन में शक उपजाते हुए कहा। राधिका के कानों में चारू के ये बोल चुभ रहे थे। राधिका चारू के शब्दों को सुनकर सख्ते में आ गई थी। वो लकी के बारे में जो कह रही थी, राधिका ने उसके बारे में कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था। जब राधिका से कुछ बोलते नहीं बना तो चारू ने आगे से राधिका को झकझोरते हुए कहा, राधिका मुझे मालूम है और तुम्हें भी मालूम होगा कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, सही है ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में जल्द से जल्द तुम्हारी फैमिली की ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने की इच्छा भी होती होगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड से आने वाली लड़की को पढ़ने में और पढ़ने के बाद काम ढूंढने में कितनी दिक्कत आती होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि तुम्हें जहाँ से पैसा आता दिखे तुम उसी रास्ते पर निकल पड़ो। ये चोरी के पैसे से लाई हुई इतनी महंगी ड्रेस पहनने से तुम्हारी फैमिली की कंडीशन ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। इसलिए जो तुम्हारी जेब अलाउ करती है ना, तुम वही कपड़े पहनो। जितना कम हवा में उड़ोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। राधिका ने जैसे ही चारू की बात सुनी, वो उसकी दिशा में लाल आंखों से देखने लगी। ऐसा नहीं था कि उसने इससे पहले लोगों की ऐसी बातें नहीं सुनी थी। लोग उससे उसके और उसके परिवार के हालातों के बारे में बुरी बुरी बातें कहा करते थे। कोई भी ये सब इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो राधिका की भलाई चाहते थे। सब बस हर वक्त उससे उसकी औकात याद दिलाकर रखना चाहते थे। अगर आज भी राधिका अकेली होती तो ये सारी बातें वो सुन लेती, लेकिन आज क्योंकि लकी भी उसके साथ था, इसलिए ये सब सुनना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। राधिका किसी भी हालत में ये सब नहीं सुन सकती थी। जैसे ही चारू ने अपनी बात खत्म की, राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वैसे तो वो कभी लोगों के ऊपर चिल्लाती या डांटती नहीं थी, लेकिन आज उसका सामना चारू जैसी लड़की से हो गया था, जिसकी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। वो उसे बहुत कुछ सुनाने वाली थी और इधर लकी को भी जितना सुनना था वो सुन चुका था। इससे पहले कि राधिका अपनी ओर से कुछ कहती, लकी खुद खड़ा हुआ। उसने चारू से बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक स्टेज से तेज संगीत बजने की आवाज आने लगी। स्टेज की लाइट चालू हो गई और फॉर्मल कपड़े पहने एक होस्ट स्टेज पर आकर अपनी स्पीच देने लगा। सभी लोगों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम सब लोगों के यहाँ इकट्ठा होने के पीछे एक खास कारण है। वो खास कारण क्या है उसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी जिन साथियों को इस बारे में जानकारी ना हो, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने हमारे कॉलेज के पीछे की बस्ती के बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए एक डोनेशन कैंप लगाया था। ये कैंप कॉलेज ने एक NGO के साथ मिलकर लगाया था और आज मुझे खुशी है इस बात की कि वो कैंप आज खत्म हो गया। हमने जितना डोनेशन टारगेट किया था, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें वो डोनेशन मिल गया है। ऐसे में आज न सिर्फ हम अपने इस कामयाब रहे कैंप का जश्न मनाएंगे, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान करेंगे जिन लोगों ने इस अच्छे काम के लिए आगे आकर पैसे दिए थे।
लकी ने जैसे ही होस्ट की बात सुनी उसके कान खड़े हो गए। अब उसे पता चला कि आज का प्रोग्राम उस डोनेशन वाले कैंप के लिए हो रहा था। अगर वो लोग मिलकर सभी दान दाताओं का सम्मान करने वाले थे तो फिर लकी को भी लगा कि उसका भी सम्मान होने वाला था। उसे याद है कि उसने ऐसे ही उन लोगों के खाते में 1,30,000 रुपए डाल दिए थे। प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ लोगों के भाषण थे और उसके बाद कुछ कविताएं और गाने से जुड़ी एक्टिविटी थी। उसके बाद मेन प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली थी और अब हम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़कर हमारी मदद की। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों के सामने डोनेशन से जुड़े कुछ आंकड़े रख देता हूँ। इस साल हमने कुल डोनेशन जो जमा किए वो 5,61,000 रुपए का है। इस डोनेशन में भाग लेने वालों में से 79 लोगों ने 1,000 रुपए दिए, 37 लोगों ने 2,000 रुपए दिए, 12 लोगों ने 5,000 रुपए से ज्यादा दिए और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा डोनेशन दिया। जैसे ही होस्ट ने सबके सामने ये आंकड़े रखे, सभी लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। क्या बात है, हमारे कॉलेज से किसी ने 10,000 से भी ज्यादा का चंदा दिया है, गजब। एक लड़के ने कहा, भाई मैंने तो सिर्फ 85 रुपए दिए थे, मैं तो इनसे फार बिहाइंड रह गया यार। दूसरे लड़के ने कहा, मैंने तो यार बड़ी मुश्किल से 100 रुपए दिए थे भाई, 3 दिन तक चाय और सिगरेट से दूर रहा, तब जाकर बैलेंस बैठ पाया। अब जिसने 10,000 रुपए से ज्यादा दिए होंगे वो तो जरूर कोई अमीर बाप का बेटा होगा। मुझे तो इतना सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि मैंने चंदा दिया ही क्यों। तीसरे ने कहा और हॉल में इसी तरह की बातें इधर उधर दबी छुपी आवाजों में होने लगी। जब होस्ट ने देखा कि शोर बढ़ रहा था तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सबको शांत करवाते हुए कहा, चुप हो जाइए प्लीज, सब लोग शांत हो जाइए। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जिन लोगों के बारे में मैंने पहले बताया उसके अलावा एक आदमी ऐसा भी है जिसने 1 लाख से भी ज्यादा का डोनेशन दिया है। जैसे ही होस्ट ने बच्चों के सामने ये बात रखी, सभी लोग खुशी से और जोर से चिल्ला उठे और उनके चिल्लाने की वजह से एक बार के लिए हॉल की दीवारें भी कांप उठी। वहां बैठे ज्यादातर लोग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही थे और ऐसे में उनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। इसलिए जब उन्होंने सुना कि किसी ने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का डोनेशन दिया है तो उनसे अपना जोश संभाले नहीं संभला। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या वो आदमी जिसने इतने पैसे दिए, क्या वो कोई स्टूडेंट था। सब लोग उसी आदमी के बारे में बात किए जा रहे थे। सबको यही लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर घर का लड़का था जिसकी पॉकेट मनी ही 10 लाख रुपए के आसपास थी। सब लोग उस लड़के से मिलने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। डार्लिंग, आपने कितना डोनेट किया था? चारू ने आकाश से बहुत ही मिठास के साथ पूछा। मैंने तो वही 2,200 रुपए दिए थे। आकाश ने ऐसे कहा जैसे उसे 2,200 रुपए देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। असल में तो वो समाज की भलाई के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाला था। वो उन लोगों में से था जो 2,200 रुपए को शराब में उड़ा देता, लेकिन उसने अपनी इन्हीं गलत आदतों की वजह से दिल्ली के किसी एरिया में कोई इलीगल काम शुरू किया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और जज के सामने पेश किया तो जज ने उसके जुर्माने को किसी अच्छे काम के लिए डोनेट करने का फैसला सुनाया। इसलिए आकाश ने ये 2,200 रुपए यहाँ दे दिए। वैसे 2,200 रुपए भी कोई छोटी रकम थोड़ी ना है डार्लिंग। आपने इतना पैसा दिया तो आप तो वैसे ही टॉप 50 में आ गए हो। चारू ने आकाश के बालों में हाथ फेरा और राधिका की ओर जानबूझकर देखने लगी। राधिका, वैसे तुमने कितने डोनेट किए हैं? वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम डोनेशन नहीं दे पाओगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। हाँ, मैंने 10 रुपए दिए थे, राधिका ने कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। वो डोनेशन को कभी भी पैसे से नहीं नापती थी। राधिका हमेशा ये मानती थी कि डोनेशन देने वाली रकम कभी देखी नहीं जानी चाहिए, उसका दिल देखा जाना चाहिए। और वो जानती थी कि उसने बहुत ही साफ दिल से उस काम के लिए अपनी जेब से 10 रुपए दिए थे। अरे क्या कहा? क्या मैंने ये सही सुना? तुमने सिर्फ 10 रुपए का डोनेशन दिया है? बाप रे यार, तुम तो गजब लड़की हो यार। तुम तो मुझसे यहाँ भी कहा करती थी ना कि यहाँ से पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद तुम गरीब के बच्चों को पढ़ाओगी, तुम उन लोगों को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझाओगी। तो फिर जब ये पैसा उन्हीं की भलाई के लिए जाने वाला है तो फिर तुमने इतना कम क्यों दिया? यार सच में मैंने तुमसे बड़ी दोगली लड़की ना आज तक नहीं देखी।
चारू ने कहा और राधिका की ओर देखकर हंसने लगी। राधिका को उसकी बात का बहुत बुरा लग रहा था। राधिका सिर्फ 30 रुपए में अपने एक वक्त का खाना खाती थी। अगर ऐसे में उसने 10 रुपए दिए थे तो इसका मतलब था कि उसने उस दिन रोटी नहीं खाई थी, वो सिर्फ सब्जी और चावल खाकर ही रह गई थी। ऐसे में चारू उसके बारे में जो भी कह रही थी या फिर जो भी समझ रही थी वो बहुत ही गलत था। वो उसे समझाने ही वाली थी कि चारू फिर से बोली, राधिका ने कितना कम डोनेशन दिया ना, मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें उसके लिए अपनी तरफ से डोनेट कर देना चाहिए। वैसे भी चोरी का पैसा अगर किसी अच्छे काम में इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है लकी। चारू ने कहा और फिर लकी की ओर देखने लगी। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में कुछ कहता, इधर से आकाश ने कहा, प्लीज चारू इतना घटिया मजाक तो मत ही करो यार। ये हमारी क्लास का सबसे फटीचर आदमी है। अपना पेट भरने के लिए तो इसे पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ये पैसा डोनेट कर पाएगा? वो भी चारू के साथ हंसने लगा। फिर चारू ने आकाश को देखा और बोली, अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना किसकी हालत इतनी खराब है। मैं इससे पूछती नहीं कि इसने पैसे डोनेट किए या नहीं। अब इससे लग रहा होगा कि मैं जानबूझकर इसका मजाक उड़ा रही थी। सॉरी लकी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम पैसा। इससे पहले कि चारू अपनी बात आगे कह पाती, लकी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने पैसे डोनेट किए हैं। ये सुनते ही चारू का खुला हुआ मुंह बंद हो गया। फिर उसने 1 सेकंड के बाद लकी की कही बात को अपने अंदर जज्ब कर लिया और आगे बोली, ओह वैसे कितना पैसा डोनेट किया है तुमने? लकी ने जितना पैसा दिया था वो चारू की कल्पना से भी आगे था। अगर वो उसकी रकम सुन लेती तो शायद यहाँ से उल्टे पैर दौड़ लगाते हुए नजर आती। इसलिए लकी ने सोचा कि समझदारी अभी इसी में थी कि वो अभी भी चुप रहे और आगे भी चुप रहे। लकी यही मानता था कि वक्त सबको जवाब दे देगा। वैसे ज्यादा नहीं किया है, उसने कहा और सामने की ओर देखने लगा। ज्यादा नहीं किया है? हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गई कि तुमने कितना किया होगा। अगर राधिका ने 10 किया है तो मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा से ज्यादा 20 कर दिया होगा। इससे ज्यादा मुझसे तुमसे उम्मीद भी नहीं है। या फिर हो सकता है कि अगर राधिका ने 10 रुपए दिए थे तो शायद तुमने 5 ही रुपए दिए हो या फिर 1 ही रुपया दिया हो। खैर जो भी हो, अब क्या कहा जाए, पर चोरी का पैसा था तो कम से कम तुम 100 रुपए तो दे ही सकते थे ना लकी। इसके लिए इतनी महंगी ड्रेस खरीद कर लाए, गरीब बच्चों के लिए 100 रुपए नहीं दे सकते? बेशरम कहीं के। चारू ने उसे जलील करते हुए कहा। वो इतनी देर से दोनों के बारे में कुछ न कुछ कहे जा रही थी, फिर भी उसके अंदर की जलन बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस एक ड्रेस की वजह से चारू की जुबान इतनी कड़वी हो गई थी कि लकी के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उधर आकाश उसकी बातें सुनकर लकी अलग हंसे जा रहा था। क्या कहा तुमने? मैं बेशर्म हूँ? अच्छी बात है, लेकिन जिससे तुम इतना डार्लिंग कह रही हो ना, और जिसके 2200 रुपए के डोनेशन पर तुम इतना उछल रही हो, तुम्हें पता है कि उसकी खुद की हैसियत क्या है? लकी ने कहा। जैसे ही आकाश ने लकी की बात सुनी, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वो गुस्से से लकी को देखने लगा। इधर लकी के चेहरे पर किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं था और वो मुस्कुराते हुए आकाश को देख रहा था। क्या बोला तूने? मरना है क्या तुझे मेरे हाथों से? आकाश ने उसे धमकी देते हुए कहा। उसकी आंखें मारे गुस्से से भभक रही थी। क्यों, बुरा लगा क्या? लास्ट टाइम जब अंजलि का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था तब तुम भी तो उसमें जुड़े थे ना। उसमें तुम्हारा भी अकाउंट था जो सिर्फ 5000 रुपए की गिफ्ट देकर अपने आप को हीरो समझ रहा था, लेकिन फिर एक आदमी आया और उसने तुम्हारी 5 अंगूठी के बदले 5 चांद भेजे और तुम चुपचाप चैट रूम छोड़कर भाग निकले। याद है ना? लकी ने कहा और आकाश के तने हुए चेहरे को देखने लगा। आकाश को महसूस हो रहा था कि लकी ने उसकी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रख दिया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचा और लकी की ओर देखते हुए बोला, लकी तू चुप रह। इससे पहले कि आकाश लकी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, पीछे से होस्ट की आवाज आई, प्लीज सब शांत हो जाइए, हमें काफी देर हो गई है। अब हमारा जो मेन फंक्शन है हम उसकी शुरुआत करते हैं। मैं उन सभी लोगों को यहाँ बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने 1000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन दिया है। वो सब लोग स्टेज पर आ जाएं, 2 शब्द कहें और फोटो खिंचवाएं। जैसे ही आकाश ने होस्ट की आवाज सुनी, उसका गुस्सा था शांत हो गया। वो स्टेज पर जाकर फोटो खिंचवाने वाला था और लकी सिर्फ नीचे बैठकर उसे देखने वाला था। इससे ये बात साफ साबित हो गई थी कि वो लकी से कितना ऊपर था। आकाश अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि भले ही उसकी जुबान कितनी भी चल रही हो, लेकिन लकी असल में तो एक फटीचर ही था। वो उससे बहुत बहुत पीछे था। ये सोचते हुए आकाश मुस्कुराने लगा, लेकिन क्या उसकी ये मुस्कान तब भी बनी रहती जब उसे लकी की सच्चाई का पता चलता।
अब भले ही होस्ट उन लोगों को स्टेज पर बुलाना चाह रहा था जिन्होंने 1000 से ज्यादा का दान किया, लेकिन फिर भी सब लोग स्टेज पर नहीं आना चाहते थे। वो सब स्टूडेंट्स थे और उन्हें स्टेज पर आने में काफी डर लगता था। और ऐसे में उन लोगों ने 1000 रुपए का दान इसलिए नहीं दिया था ताकि वो स्टेज पर आ सके। उन्होंने वो दान इसलिए दिया था ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात शुरू की, कुछ लोग अपनी कुर्सी पर से उठे और स्टेज पर जाकर कुछ शब्द कहने लगे। हर कोई उस क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बाकी लोगों ने उन लोगों के लिए तालियां भी बजाई जिन्होंने 1000 रुपए से ज्यादा का दान दिया था। इधर स्टेज पर आने वाले बच्चों में से सबसे पहला नाम आकाश का था। वो पोडियम के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि कुछ लोग सिर्फ 10 रुपए का चंदा देकर अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं जैसे उन्होंने इस बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि उन्होंने छोटा सा डोनेशन दिया है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जब वो खुद जानते हैं कि उनका डोनेशन छोटा सा है, तो फिर वो उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें उस आदमी से सीखना चाहिए जिसने 1,30,000 से भी ज्यादा का डोनेशन दिया है। इस तरह के लोग सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं होते, बल्कि ज़मीर से भी अमीर होते हैं। मैंने खुद सिर्फ 2200 रुपए दिए हैं। उस आदमी के मुकाबले मैं धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पर्सनली उस आदमी से मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहूंगा। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे आकाश की बातों के पीछे का खेल समझ आ गया। वो समझ गया कि आकाश ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि उस अमीर लड़की की नजर में आ सके। आगे अगर उसे किसी तरह के फेवर की जरूरत पड़े तो जरूरत भी वो पूरी करवा लेगा उससे। जैसे ही लकी ने उसकी ये सब बकवास सुनी तो उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि चंदा देते वक्त उसने अपना नाम नहीं बताया और ना ही स्टेज पर गया था, वरना उसको देखकर अभी तक तो आकाश वहां से भाग ही जाता। इधर आकाश अपनी बात खत्म करके स्टेज से नीचे उतर आया। बाकी के लोग भी एक एक करके ऊपर जा रहे थे और उस आदमी की भर्त्सना कर रहे थे जो सिर्फ थोड़े से पैसे देकर अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझ रहा था। साथ ही वो उस लड़की की तारीफ भी कर रहे थे जिसने 1,00,000 रुपए दिए थे। आप सिर्फ 10 रुपए दे रहे हो और फिर उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बता रहे हो। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो भाई? जो भी लड़का 10 रुपए देकर बहुत शाना बन रहा है ना, वो बस मेरे सामने एक बार आए, उससे बताता हूं मैं तो सबसे पहले ना उस इंसान के दर्शन करना चाहूंगी जिसने 1,00,000 रुपए का चंदा दिया है। वो जरूर बहुत ही हैंडसम होगा। एक लड़की ने चमकती हुई आंखों से कहा। लकी को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और जिस तरह की बात वो सब लोग कर रहे थे उसे सुनकर आकाश को भी हंसी आ रही थी। वो बार बार लकी की ओर मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो लकी को ये दिखाना चाहता था कि उसके सामने लकी को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं थी। वो उसके सामने काफी छोटा था और हमेशा छोटा ही रहने वाला था। कुछ लोगों के आ जाने के बाद जब कोई स्टेज पर नहीं गया तो होस्ट अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की ओर बढ़ गया। ठीक है, आप सब लोग आए, अपनी बात रखी आपने, उसके लिए धन्यवाद। अब हम फोटो खिंचवाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि वेन्यू के अपने कुछ नियम है, इसलिए हम सिर्फ 30 लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए बुला पाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दान किए हैं। आप में से जो स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। तो चलिए मैं नाम पुकारने का सिलसिला शुरू करता हूँ। समीर 2200 रुपए, आकाश 2200 रुपए, महिमा 2250 रुपए। डार्लिंग, तुम तो वहां ऊपर जाकर फोटो खिंचवाओगे, लेकिन यहाँ नीचे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या मैं भी ऊपर चलकर तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा सकती हूँ? क्या मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? चारू ने आकाश के हाथ को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा। चारू भी उस तस्वीर का हिस्सा होना चाहती थी और बाद में उस तस्वीर को अपनी क्लास में सभी लोगों को दिखाकर वाह-वाही लूटना चाहती थी। इसके साथ ही उसे स्कॉलरशिप मिलने की संभावना भी बढ़ जाती। इसके अलावा इस तस्वीर का वो और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकती थी। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, मैं उनसे बात कर लूंगा, आ जाओ, आकाश ने कहा और चारू के हाथ को अपने हाथ में थाम कर स्टेज की ओर बढ़ने लगा। नहीं से सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह काफी कम है। हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए हम किसी भी एक्स्ट्रा इंसान को फोटो के लिए नहीं बुला सकते। जो लड़की वहां पर सारी व्यवस्था देख रही थी उसने आकाश को मना करते हुए कहा और चारू को रोक दिया। अरे देखो ना, थोड़ा कुछ एडजस्ट कर लेते। अगर तुम किसी को बोलोगी नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ना कि वहां 30 है या 31। चारू ने उस लड़की को बहलाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने चारू की एक भी बात नहीं सुनी और उसे साफ शब्दों में ऊपर जाने से मना कर दिया। मेरे बीच में मत आओ, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाकर बीच में रोकने की?
आकाश ने उस लड़की पर गुस्सा करते हुए कहा और जोर से चिल्लाकर हंगामा खड़ा करने लगा। फिर उसने उस लड़की को पीछे धकेला और चारू को अपने साथ लेकर ऊपर स्टेज पर चला गया। ठीक इसी वक्त जब होस्ट आखिरी के तीनों लोगों के नाम बोल रहा था तो माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका था। दानिश खान ऊपर आए। सबसे ज्यादा डोनेशन देने के मामले में दानिश तीसरे स्थान पर हैं। इन्होंने 10,000 रुपए का डोनेशन दिया है। जैसे ही दानिश उठकर स्टेज की ओर बढ़ने लगा, सभी लड़कियों की नजरें उसकी ओर घूम गई। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे अभी लपक ही लेती। दानिश को देखते ही सब लड़कियों की आंखों में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। हमारे जो दूसरे सबसे बड़े डोनर हैं वो जोशी परिवार से आते हैं। इनका नाम है त्रिशा जोशी। इन्होंने भी 10,000 रुपए का डोनेशन दिया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। होस्ट ने कहा और त्रिशा सब लोगों की तालियों का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाते हिलाते ऊपर स्टेज पर जा खड़ी हुई। जब सब लड़कियां दानिश से प्यार करने लगी थी, तब इधर सब लड़के त्रिशा के लिए पागल हो उठे। अब सबके दिलों की धड़कन मानो थम सी गई थी। अब जिस इंसान का नाम वहां पर लिया जाने वाला था, उसने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का डोनेशन देकर सभी बच्चों के बीच में अपने नाम की एक सुगबुगाहट पैदा कर दी थी। सब लोग पलट पलट कर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने 1 लाख का डोनेशन दिया था। होस्ट भी सबकी नजरों में उस बेसब्री को देख पा रहा था। सभी बच्चे उसके मुंह खुलने का इंतजार कर रहे थे। और अब हम उस इंसान को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे जिसने इस पूरे डोनेशन का लगभग 20% हिस्सा अपनी जेब से दे दिया है। जितनी बड़ी उसकी रकम है, मुझे लगता है कि उतना ही बड़ा उसका दिल भी है। मैं आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि उसका डोनेशन 1,30,000 रुपए का है। जैसे ही होस्ट ने उसकी रकम बताई, ऐसा लगा कि हॉल में कोई बड़ा धमाका हो गया। सब लोगों की आंखें उनके मुंह के आकार से भी बड़ी हो गई थी। कुछ लोगों की तो धड़कन भी तेज हो गई। कुछ लोग आदमी को स्टेज पर जाता देखने के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए। 1,30,000 रुपए। वहां बैठे कुछ बच्चों के माता पिता इतने पैसे तो साल भर में नहीं कमा पाते थे। इधर जब चारू ने भी ये बात सुनी कि जिस आदमी ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था उसकी रकम 1,30,000 रुपए थी, तो उसके दिल में भी बवंडर मचने लगा। वो हसीन सपने देखना शुरू कर चुकी थी और उन्हीं सपनों में उसने ये भी देख लिया था कि अगर वो लड़का उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाता तो वो लड़की उसके लिए आकाश को 1 सेकंड में छोड़ देती। सब लोगों की नजर उस आदमी को देखने के लिए बेताब हुई जा रही थी, लेकिन सबने देखा कि कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो सब लोग बेचैन होकर होस्ट की ओर देखने लगे। वो चाह रहे थे कि होस्ट उस आदमी का नाम पुकार दे। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सभी लोग उस इंसान का नाम जानने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस इंसान ने डोनेशन देने के बाद अपना नाम लिखवाने से इनकार कर दिया था। होस्ट ने कहा। क्या कहा? उसने अपना नाम नहीं लिखवाया? इसका मतलब तो साफ है कि वो आदमी सच में उन गरीब बच्चों की मदद के लिए चंदा देना चाहता था। उसने ये सब नाम कमाने या फिर शो ऑफ करने के लिए नहीं किया था। एक लड़के ने कहा। भाई मुझे उस आदमी से मिलवा दो यार, आज से यही मेरा आदर्श है। दूसरे लड़के ने कहा। देखिए सर, अगर आप यहाँ पर कहीं भी मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। हम दिल से आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। होस्ट ने सभी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद वो अमीर आदमी आज आया ही नहीं था। उसके ना देख पाने की वजह से सब लोग काफी हताश भी हो गए थे। लकी जो कि सबसे आखिरी लाइन में बैठा हुआ था, उसने जानबूझकर अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी में और नीचे झुककर बैठ गया। उसे अपने आप के ऊपर शर्म आ रही थी और साथ ही बुरा भी लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने बहुत से लोगों के साथ चालाकी की थी। जब बहुत देर तक कोई नहीं आया तो होस्ट ने स्टेज पार करके सभी लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए अरेंज करना शुरू कर दिया। स्टेज छोटा सा था और सब लोग काफी कम जगह में एक दूसरे के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। अब क्योंकि आकाश ने उनमें से सबसे कम पैसे दिए थे, इसलिए वो कोने में खड़ा था और उसके साथ खड़ी चारू तो फोटो में आधी ही नजर आ रही थी। जब सब लोग वहां जम गए तो फोटोग्राफर ने उंगली से स्माइल करने का इशारा किया। चारू ने तुरंत अपने बाल खोल दिए और पूरी दांत दिखाकर मुस्कुराने लगी।
फोटो खिंचवाते वक्त जानबूझकर वो भी राधिका की ओर देख रही थी। वो उसे अंदर तक जला देना चाहती थी। अपनी आंखों से वो राधिका को ये कहने की कोशिश कर रही थी कि भले ही आकाश की वजह से ही सही, लेकिन वो आज स्टेज पर तो खड़ी है। राधिका चाहे कितनी भी अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हमेशा चारू से नीचे ही रहने वाली थी। ऐसा चारू का सोचना था। इस वक्त वो अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। लकी भी चारू की आंख को देख पा रहा था। वो देख रहा था कि चारू जबरदस्ती राधिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब लकी के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। हालांकि उसे इन सब लोगों की ऐसी बेतुकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि राधिका को भी उसकी वजह से ये सब सुनना पड़े। आखिर राधिका को यहाँ लेकर आने वाला तो वही था ना। उसने अपना मन बना लिया था कि वो अब यहाँ से उठकर निकल जाएगा। वैसे भी पूरा कार्यक्रम तो खत्म होने की कगार पर ही आ गया था। परीक्षा के हिसाब से उसने पूरा कार्यक्रम अटेंड भी किया था, और अब वहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं था। राधिका, चलो चलते हैं। लकी ने राधिका की ओर देखा। राधिका का चेहरा देखते ही वो समझ गया कि उसकी शक्ल मुरझा गई थी, इसलिए उसने बिना उसके जवाब आने का इंतजार किए ही राधिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो दोनों हॉल से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। लकी हॉल के दरवाजे से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। राधिका उसके बगल में खड़ी थी, और जैसे ही उसने उस लड़की की आवाज सुनी, ना जाने क्यों उसके पैर रुक गए। फिर लकी ने पलट कर देखा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब आगे वैसा कुछ नहीं होने वाला था जैसा उसने सोचा था। जब लकी ने उस लड़की को देखा तो पाया कि वो वही लड़की थी जो उस दिन लकी से डोनेशन का रिक्वेस्ट करने आई थी, और जिसे लकी ने पैसे दिए थे। उसे देखते ही अचानक लकी की बाहें ऊपर की ओर तन गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो लड़की भागी भागी लकी की ओर आई और उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर उठाकर पूरे हॉल में जोर से चिल्लाते हुए बोली, यही है वो इंसान जिसने 1,30,000 रुपए का डोनेशन दिया था। सभी लोग ध्यान से देखो इसे। यही है वो इंसान जिसने 1,30,000 रुपए दिए थे। ये सुनते ही सबकी आंखें स्टेज पर से हटकर हॉल के दरवाजे पर जा टिकी, लेकिन लकी की हालत देखकर किसी को भी उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस लड़की को भी ये बात समझ में आ गई थी, और उसने अपने फोन में लकी और उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। ये देखो, मेरे एक साथी ने हम दोनों की एक फोटो भी ली थी, और आप लोग चाहो तो खुद भी देख लो। उस लड़की ने कहा, और अपने फोन पर सबको उसकी फोटो लकी के साथ दिखाने लगी। लोगों की आंखें उस तस्वीर को देखकर फटी की फटी रह गई। इधर लकी का भी यही हाल था। जैसे ही लकी की तस्वीर उन लोगों की आंखों के सामने आई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो हॉल अभी तक लकी को राधिका का ड्राइवर या उसका कोई पर्सनल सर्वेंट समझ रहा था, अब अचानक लकी को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया था। हाँ यार, ये तो लड़की सही कह रही है, ये तो वही लड़का है यार, ये तो कमाल का चुवा रुस्तम निकला यार। अब किसी को भी इस बात पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी कि लकी ही वो इंसान था जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1,30,000 रुपए का चंदा दिया था। जैसे ही होस्ट को इस बात की खबर लगी कि उनका सबसे बड़ा डोनर उनके सामने आ गया, तो उसने अपनी टीम के लोगों को लकी को स्टेज पर लाने के लिए भेज दिया। आज यहाँ मौजूद हमारे सभी साथियों ने आखिरकार आपके चेहरे को देख ही लिया सर। मैं आपको दिल से इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा सर कि आपने 1,30,000 रुपए का डोनेशन हमारी संस्था को दिया। वाकई इस रकम से हमारे बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है सर। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस होस्ट ने लकी के मुंह के पास माइक ले जाते हुए कहा। अब लकी के पास अपनी पहचान छुपाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। भले ही वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो बिना बताए यहाँ से निकल नहीं सकता था। मेरा नाम लकी है, लकी ने धीरे से कहा। अच्छा, तो आपका नाम लकी है, क्या बात है। लेकिन ये आपका नाम पूरा नहीं लग रहा। क्या आप हमारी सहूलियत के लिए अपना पूरा नाम बताएंगे? होस्ट ने फिर पूछा। लकी ने हाँ में सिर हिलाया और माइक में बोला, लक्ष्मण लाल अग्रवाल। ओहो, क्या बात है, कितना सुंदर नाम है। आपका नाम सुनकर ही ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही संस्कारी और अमीर घराने से लगते हैं। आप जैसे युवाओं की देश को सच में बहुत जरूरत है। क्यों ना हम एक बार लकी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। होस्ट ने कहा, और
उसके कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हॉल में ना सिर्फ तालियां बज रही थी बल्कि लकी लकी नाम के नारे भी लगने शुरू हो गए थे। सब लोग खुशी से उसका नाम पुकार रहे थे। इतना सब सुनकर लकी का भी दिल भर आया। लगभग 1 मिनट बाद सब लोग शांत हो गए। लकी भी उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ठीक है, तो आज हम लकी के साथ भी एक फोटो लेते हैं, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा पैसे डोनेट किए हैं सर, इसलिए आप सबके बीच में जाकर खड़े हो जाइए, होस्ट ने कहा। अच्छा ठीक है, लकी ने कहा और राधिका की ओर देखने लगा। वो देख पा रहा था कि राधिका जिस तरह से उसे देख रही थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी था। इससे पहले की तस्वीर खींच दी, लकी ने फोटोग्राफर को रुकने का इशारा किया और होस्ट के पास जाकर उससे पूछा, क्या मैं मेरे साथ आई दोस्त को भी बुला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, इसमें कोई पूछने वाली बात है। होस्ट ने भी खुशी खुशी लकी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा। लकी ने उसको थैंक यू कहा और फिर स्टेज से नीचे उतरकर राधिका के पास जाने लगा। फिर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाने लगा। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, होस्ट ने कहा और सब लोग लकी और राधिका की जगह बनाते हुए पीछे हटने लगे। चारू, जो कि पहले से ही आधे स्टेज पर खड़ी थी, राधिका के आने के बाद वो स्टेज से नीचे ही उतर आई। मैडम आप नीचे आ जाइए, मैं आपको ऊपर खड़े रहने के लिए अलाउ नहीं कर सकती, मैंने पहले भी कहा था ना आपसे। उस लड़की ने फिर से चारू को देखते हुए कहा, जिसे आकाश ने धक्का दे दिया था। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे फोटो खिंचवानी है, चारू ने बदतमीजी करते हुए कहा। जब चारू और आकाश ने ये सुना कि 1,30,000 रुपए देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था, तो उनके जबड़े जमीन पर ही गिरने को हो गए थे। चाहे जो हो जाए, वो इस बात को मान लेने के लिए एक बार को तैयार भी थे कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन इस बात को वो बचा नहीं पा रहे थे कि लकी ने इतना बड़ा डोनेशन दिया था। फिर जैसे ही लकी राधिका को अपने साथ स्टेज पर ले आया, तो चारू के घाव पर और भी नमक लग गए। वो किसी भी हाल में राधिका को उससे आगे निकलते हुए नहीं देख सकती थी। वैसे भी उसने चारू की तस्वीर खराब कर दी थी। वो तस्वीर खिंचाने ही वाली थी कि इतने में ना जाने कहां से लकी की पहचान उजागर हो गई। चारू ये सब नहीं सह सकती थी और अब तो वो भी उस तस्वीर में रहना चाहती थी जिसमें राधिका थी। जब चारू यही सब सोचते हुए जलती और भुनती जा रही थी, तभी वो लड़की उसके पास आई और बोली, देखिए मैंने पहले ही काफी टॉलरेट कर लिया है आपको, अब अगर आपको तस्वीर खिंचवानी है तो आप स्टेज से नीचे उतरो और इस कुर्सी पर खड़ी हो जाओ, मैं आपके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ, उस लड़की ने कहा और स्टेज के बगल में रखी एक कुर्सी को चारू के करीब सरका दिया। इससे पहले कि उन दोनों की बहस के बारे में सभी लोगों को खबर होती और चारू अपनी बदतमीजी की वजह से सबकी नजर आती, वो चुपचाप स्टेज से नीचे उतरकर उस कुर्सी पर आकर खड़ी हो गई। कम से कम उसे इस बात की तसल्ली तो थी कि भले ही वो स्टेज पर ना थी, लेकिन वो तस्वीर में तो आ रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कुर्सी पर खड़े होते ही वो लड़की बाकी लोगों की नजर में आ गई थी। ये लड़की पागल है क्या? ये तो पहले से ही छोटी और कुर्सी पर तो खड़ी होकर और भी छोटी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई लिलीपुट से फोटो खिंचवाने इधर आ गया। बाप रे, फोटो खिंचवाने के लिए कितनी पागल हो रही है ये लड़की। उस लड़की ने इसे स्टेज से नीचे उतार दिया तो भी कुर्सी पर खड़ी होकर फोटो खिंचवाने के लिए आ गई। गजब की आइडियल लड़की है भाई। चारू को ऐसा लग रहा था कि जो लड़के स्टेज से नीचे बैठकर उसे देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि चारू काफी खूबसूरत थी। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो सब उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे और उस पर से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। सब लोग इधर देखें एंड स्माइल, फोटोग्राफर ने कहा और तुरंत एक तस्वीर निकाल ली। चारू तो उसकी फ्रेम का हिस्सा ही नहीं थी। सब लोगों ने फोटोग्राफर की बात सुनी और एक बढ़िया सी तस्वीर खिंचवा ली। इसके बाद होस्ट ने सबको रवाना कर दिया और सिर्फ लकी और राधिका को स्टेज पर रोक लिया। लकी सर, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा जरा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, इसलिए हम लोग आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप मुझसे थोड़ी बात करना चाहेंगे? हाँ लकी, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज मना मत करना। हाँ लकी, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, एक लड़की ने कहा और फिर हॉल के अंदर लकी लकी के नारे गूंजने लगे। अब लकी इस चीज के लिए भी मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा ठीक है। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और स्टेज के बीचों बीच खड़ा हो गया। होस्ट ने जैसे ही लकी को राधिका का हाथ पकड़े देखा, उसने पूछा, लकी सर, क्या मुझे और यहाँ बैठे सभी लोगों को क्या आप ये बताना चाहेंगे कि ये मैडम जो आपके साथ है ये कौन है? क्या आपकी ये गर्लफ्रेंड है?
होस्ट ने सबके कानों को आकर्षित करते हुए जानबूझकर सबसे पहला सवाल ऐसे ही पूछा। इस सवाल को सुनते ही सब लोग लकी के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लड़कियों की दिलों की धड़कन तो खास तौर पर बहुत तेज हो गई थी। जी आपने सही समझा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लकी ने कहा और राधिका के हाथ को और भी जोरों से पकड़ लिया। इसी पल में लकी थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं राधिका उसे रिजेक्ट न कर दे। लेकिन जब लकी ने राधिका की ओर देखा तो पाया कि वो शर्मा कर मुस्कुरा रही थी और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के ऊपर जो भार था आखिरकार आज वो हट चुका था। वहीं स्टेज के नीचे जो लड़कियां बैठी थी उन्होंने मारे हताशा से अपने सिर नीचे झुका लिए। अच्छा, क्या बात है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लकी सर, जब आपने इतना बड़ा डोनेशन दिया तो फिर डोनेशन के साथ आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? होस्ट ने पूछा। इसका मैं बहुत ही सीधा जवाब देता हूँ। मेरा डोनेशन देने के पीछे का पर्पस सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद करना था ताकि उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि आज की तारीख में पढ़ना और लिखना कितना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग पढ़ें। इस डोनेशन को देने के बाद मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि इसे देने के बाद मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाने का और बात करने का मौका मिलेगा, और ना ही मेरा ये पर्पस था सच माने तो। वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे लिए कि मैं इसके लिए अपना नाम लिखवाऊं। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, ऑडियंस में बैठी सभी लड़कियां फिर से खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब लोग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे और जैसे जैसे लकी उन लड़कियों को एक एक करके देखा जा रहा था, उन सभी को काफी खुशी हो रही थी। क्या बात है, आपकी बात सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे माफ कर देना, मैं आपसे काफी तीखे सवाल कर रहा हूँ और मेरा अगला सवाल भी थोड़ा सा तीखा ही है। लकी जी, आप मुझे और यहाँ सुनने वालों को ये बताइए कि अगर आप इतने ही अमीर हैं तो फिर आप ऐसे कपड़े क्यों पहनकर घूमते हैं? और मैडम ने तो फिर भी काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपने? इसके आगे की बात लकी खुद ब खुद समझ गया था। ये सवाल पूछकर खुद होस्ट भी मन ही मन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लकी ने भी अपना गला साफ किया और बोला, देखिए मैं भले ही अमीर हूँ, काफी पैसा सब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अमीर होने की वजह से मुझे महंगे कपड़े और ब्रांडेड जूते पहनने चाहिए। इसके उलट तो मैं ये मानता हूँ कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनने में और ऐसे ही जीने में काफी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसे अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाना पसंद करता हूँ, लकी ने कहा और फिर राधिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। क्या बात है सर, अगर मैं लड़की होता तो शायद मैं खुद आपसे प्यार कर बैठता। अब मेरा आखिरी सवाल सर, आप इतनी सादगी के साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में वो अमीरों वाले लटके छटके नजर नहीं आते। ऐसे में क्या आपको जिंदगी में कभी भी किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है? आपकी रहन सहन की वजह से आपने क्या कुछ सहा है? होस्ट ने पूछा। ओह, जैसे ही लकी ने ये सवाल सुना उसकी नजर सबसे पहले चारू और आकाश के ऊपर चली गई जो अभी स्टेज के नीचे बैठे थे। वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कई दफे हुआ है मेरे साथ, इनफैक्ट आज भी हुआ है। लकी वैसे उस तरह का इंसान नहीं था जो किसी से बदला लेने या फिर अपने स्टेटस की वजह से किसी को नीचा दिखाए। वो बैठकर लोगों से बात करना पसंद करता था, लेकिन चारू और आकाश ने जो आज हद पार कर दी थी इसलिए वो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता था। ना सिर्फ उन लोगों ने उसकी इंसल्ट की थी बल्कि उन्होंने राधिका को भी काफी कुछ सुनाया था। लकी को असल इसी बात का बुरा लगा था। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बैठे एक लड़की ने मुझसे कहा कि मैं भिखारी हूँ और मैं कॉलेज की कैंटीन तक में बैठकर खाना नहीं खा सकता। उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसने ये ड्रेस जिस स्टोर से पहनी हुई थी उसे नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उसकी हैसियत के बाहर है ये। वो दोनों तो इस हद तक चले गए कि हम दोनों को चोर समझने लगे थे। लकी ने जैसे ही ये बात खत्म की सब लोग सन्न रह गए और उस जोड़े को ढूंढने लगे जिसने लकी के साथ इतनी बेहूदगी भरी बात की थी। ये तो बहुत बकवास बात है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो सर। जिस किसी ने भी ये कहा होगा ना उसके मुंह में कीड़े पड़े और वो लड़की उसके साथ है उसे भी वो कीड़े काट खाए।
अरे लकी सर ने 1,30,000 रुपए डोनेट किए हैं। अब भले ही तुम दोनों भी तुर्रम खान होगे, लेकिन यहाँ हमारे सामने आकर बताओ कि तुमने कितने पैसे दिए हैं। इतने अच्छे आदमी को बदनाम करने की कोशिश करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जैसे जैसे लोग चारू और आकाश को सुनाए जा रहे थे, वैसे वैसे गुस्से के मारे उनके चेहरे लाल हो रहे थे। दोनों की इस वक्त इच्छा हो रही थी कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर लकी को पूरी तरह से लताड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि सब लोग लकी के साथ थे, तो वो शांत होकर चुपचाप बैठ गए। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों की बात का बुरा मानना चाहिए सर। वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। इसलिए छोड़िए ऐसे लोगों की बातों को और आप जिस तरह जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। अब आप यहाँ आए और मुझसे बात की, इसलिए मैं आपको और मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार सभी लोग लकी सर और मैडम राधिका के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। होस्ट ने कहा और लोगों की ओर देखने लगा। लोगों ने भी लकी का आखिरी बार सत्कार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और खूब जोर जोर से तालियों के बीच लकी और राधिका को विदा किया। इधर लकी राधिका के साथ उसका हाथ पकड़कर हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसका रास्ता किसी ने रोक लिया। लकी ने ध्यान से देखा तो पाया वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिम्पल ही थी। गुस्से के मारे उसके नथुने फूल रहे थे। अब डिम्पल और लकी के बीच कौन सा नया घमासान शुरू होने वाला था। क्या डिम्पल उसे झकटती या उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और